कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 7 की अब हम लोग डील करेंगे। उसका हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 की हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे कि हमने इसमें क्लास 6 में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ फूड्स में। और ये क्या होते हैं, एक्चुअल में कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स होते हैं और इन्हीं को नाम दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन्हें नाम दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स। इसको याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है और फैट्स हैं, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं और इसीलिए इनको एक टर्म दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए हर तरह से बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इनका अपना अलग अलग इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। और अगर डिसीज़ से क्योर हमें करना है, तो हमें बीमारियों से उसको बचाना है, तो हम उसके लिए वाइटामिन्स और मिनरल्स को हमें अपने फूड में उसको शामिल करना चाहिए, ताकि हमें किसी भी तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत रहे। ठीक है, जैसे इस टाइम चल रहा है कोरोना पीरियड जो चल रहा है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपने खाने में फ्रूट्स को और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, रॉ, इन सब का यूज़ करना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रॉपरली विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और हम डिसीज़ से बच पाएंगे। ठीक है, ये किसी भी तरह के डिसीज़ के लिए अच्छे होते हैं। तो अब बात करें, हमने बात की यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यही कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो कि हमारे खाने में या हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आगे बात की जा रही है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सबको फूड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए बॉडी में। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, सबको क्या करना है, फूड चाहिए। अब बात आती है प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपना जो फूड होता है वो खुद से ही सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, उन्हें हमें हमारी ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, यानी कि जानवर और हम दोनों डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। यहाँ पे खाना बनाने की बात किचन में खाना बनाने से नहीं है, बल्कि ये कि जैसे कि जो भी प्लांट्स हैं, क्या हम अब खुद से किसी एनिमल को बना सकते हैं, नहीं। क्या हम प्लांट्स को बना सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो बात ये है कि हमें अपने खाने के लिए हम इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली किसी पे उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी बॉडी में उनकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो उसके थ्रू अपना खाना खुद बना लेते हैं और उसी से सरवाइव करते हैं। ठीक है, इसी की आगे बात की जा रही है। तो फ़िलहाल ये कहेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब बूजो यहाँ पे क्या जानना चाह रहे हैं, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये इसको क्यूरियोसिटी आती है कि कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते होंगे, किस तरह क्या होगा। तो इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ठीक है, अब बात की गई है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना किस तरह बनाते हैं। तो वो यूज़ करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को। ठीक है, इन सब का यूज़ करते हुए वो क्या बनाते हैं, ये रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके वो अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये यहाँ पे इन्होंने भी बताया, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये जो प्लांट है उनके चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, वाटर उनको कहाँ से मिल जाता है, उनको सॉइल से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। मिनरल्स भी उनको सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल्स हैं वो आसपास मिलते हैं प्लांट्स के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अभी हमने पीछे भी बात की है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी को ग्रो करने में, और जो भी उसमें डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करने में बॉडी के पार्ट को। ठीक है, जो भी रिपेयरिंग चाहिए है बॉडी को, वो हमारे कौन हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स।
ठीक है, यानी कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर वो नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जिस तरह कि हम खाना नहीं लेंगे तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी। ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारी लाइफ के प्रोसेसेस हैं उनको पूरा करने के लिए। यानी कि न्यूट्रिएंट्स अपने आप में कितना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम न्यूट्रिएंट्स के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। और एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं और एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब अभी तक हमने बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। अब बात आ रही न्यूट्रिशन क्या होता है। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया जा रहा है प्लांट्स के। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एक्चुअल में कौन सा वर्ड है, इसको ध्यान रखिए। और इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, डिफाइन न्यूट्रिशन या किसी भी तरह से व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब ये आपको बताने जा रही हूँ। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह खाने को ले रहा है। ठीक है, एक ये बात आ गई। दूसरी बात कि खाना लेने के बाद बात तो हो गई, लेकिन उसके बाद उसको यूटिलाइज कैसे कर रहा है। खाने को लेना कैसे ले रहा है, दूसरी बात उसको यूटिलाइज कर रहा है बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन ये होगी कि वो किस तरह से खाने को लेता है और यूटिलाइज करता है। यानी कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। इस चैप्टर का नाम भी न्यूट्रिशन इन प्लांट है, इसलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन के टाइप। यहाँ पे मोड बताया था, यानी कि न्यूट्रिशन को हम कई तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे था द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, एक तो है कि हम खुद से खाने को बना लें, खुद से ले लें, जिस तरह से जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफस मीन नरिशमेंट, खुद से नरिशमेंट लेना। ठीक है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के हुए। एक हुआ यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर कोई पूछे डिफाइन न्यूट्रिशन तो आप बता देंगे, उसके बाद पूछेगा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो आप बता देंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। ठीक है, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफिस मीन नरिशमेंट। ठीक है, सिंपल मोड से हम उसको सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करते हुए, जैसे कि प्लांट्स कर रहे हैं कि वाटर ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, उनका यूज़ करके खुद से खाना बना लेना क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि जो खुद से अपना खाना बना ले वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अब बात करें एनिमल्स की। ऑब्वियसली एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। वो जब प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं तो वो प्लांट्स को फूड की तरह अपने खाने में ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेटेरोस मीन होता है अदर, जो कि अदर पे डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोस। यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होगा? एनिमल्स में होगा, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होगा? प्लांट्स में होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, और उसके बाद आप बता सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। ठीक है, पहली को यहाँ पे वो समझना चाह रही है, जानना चाह रही है कि जिस तरह से प्लांट्स खाना बना लेते हैं, हम अपना खाना क्यों नहीं बनाते। ठीक है, तो क्या पैरामीटर्स होते हैं जो प्लांट्स के पास है, हमारे पास नहीं है, इसी को आगे हम पढ़ते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। ठीक है, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। किन पार्ट्स में, प्लांट के किन पार्ट्स में ये खाना बनता है, कहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी क्यूरियोसिटी आ रही है, और कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ऊपर नीचे, किस तरह क्या होता है, ये जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो प्लांट्स में खुद से खाना बनाने की टेंडेंसी है, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और प्लांट्स को नाम दिया जाता है ऑटोट्रॉफ्स, तो वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खाना बनाने की प्रोसेस हो पाती है। फोटो से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लाइट की, यानी कि सनलाइट की ज़रूरत है
खाना बनाने में, और बाकी तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि जो भी फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स की वो क्या है, लीव्स हैं, यानी कि मेनली फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है। लेकिन इसका ये मीन नहीं है कि इसके स्टेम में, इसके और अदर पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, लीव्स में तो होती है लेकिन और भी पार्ट्स में होती है, लेकिन अगर मेजर कहा जाए तो मेजरली कहाँ होती है, लीव्स में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, वाटर, मिनरल्स। अब बात की जा रही है कि कैसे लीफ में प्रोसेस हो पाती है। तो देखिए, वाटर आपके रूट्स के थ्रू, वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू पहुंच जाते हैं प्लांट्स में, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। क्या कर लेते हैं, रूट्स जो है उनको अब सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है, कहाँ तक करती है, लीव्स तक उसको पहुँचा देती है, क्योंकि उसको पता है कि क्या होना है, हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होनी है। उसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर आ गया, अभी हमने वाटर मिनरल्स को ले लिया। ठीक है, अभी हमने देखी साइट देख ली कि किस साइट पे ये काम होगा फोटोसिंथेसिस का काम, तो वो साइट हुई हमारी लीव्स। ठीक है, उसके बाद बात आई वाटर कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो वो एब्जॉर्ब होगा रूट्स के थ्रू और ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स में। फिर बात आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम वहाँ से लेंगे। ठीक है, और कैसे लेंगे, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स में जो लीव्स की टू सरफेसेस होती हैं, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। जो अपर सरफेस होती है वो डोर्सल कहलाती है और जो लोअर सरफेस होती है वो वेंट्रल कहलाती है। तो जो वेंट्रल सरफेस होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइनी पोर्स होते हैं, जो कि आपके क्या कहलाते हैं, जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल से सराउंड रहते हैं, और उन पोर्स को नाम दिया जाता है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा कहा जाता है उन्हें, उन पोर्स को, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ तक पहुँचती है। यहाँ देख लेते हैं, बूचो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स। ठीक है, जो बूचो को आप जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से वाटर और जो मिनरल्स है वो लीव्स तक पहुँचता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे जी, किस तरह से पहुँच रहा है। तो ये बता रहे हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स which run like pipes throughout the roots, the stem branches and the leaves। ठीक है, तो पैसेजेस बने हुए हैं, वो वेसल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू वो उनके लीफ तक इस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देते हैं। ठीक है, और इन जो जिनके थ्रू ये पहुंचते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वेसल्स। दे कॉल्ड वेसल्स, वो वेसल्स कहलाते हैं और उसके थ्रू पहुंचते हैं। और इसको बहुत डिटेल में हम चैप्टर 11 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, उसमें ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं, पहली वॉन्ट्स टू नो वॉट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स, दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ लीव्स ही में ही फोटोसिंथेसिस होती है, और चीज़ों में नहीं होती। तो देखिए, और चीज़ों में भी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, यानी कि स्टेम अगर ग्रीन है तो उसमें भी होगी। ठीक है, तो आगे इसको देखते हैं। द लीव्स, अब आ गया पॉइंट, अभी हमने कितने पॉइंट्स पढ़े थे, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया था। ठीक है, अब बात आ गई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, यानी कि ग्रीन पिगमेंट की, जो कि है क्लोरोफिल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पिगमेंट है। अगर ये पिगमेंट हमारी बॉडी में होता तो शायद हम फोटोसिंथेसिस कर पाते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत चीज़ें की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, हमें CO2 भी चाहिए होता और हमारी बॉडी CO2 इतना ले भी नहीं पाती, तो बहुत सी प्रॉब्लम है। एक पॉइंट है कि ग्रीन पिगमेंट बहुत ही नेसेसरी होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि फोटोसिंथेसिस में, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, तो लाइट को कौन कैप्चर करेगा, तो वो कैप्चर करने वाला पिगमेंट है ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में चेंज कर देती है। ठीक है, यानी कि हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ऑब्वियसली सनलाइट और वाटर और मिनरल्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। तो एक बार हम पूरी इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन बनेगा। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक मिनट, this energy is used to synthesize prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis। क्योंकि ये जो synthesis हो रही है ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू कंबाइन।
So we find that the chlorophyll, sunlight and carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. पूछें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है, सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस नहीं होती, ठीक है, अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो सर्वाइवल होता ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिर्फ इन चीज़ों का कंजप्शन बताया गया है, अभी ये नहीं बताया गया कि क्या बनता है। ठीक है, इसको आगे हम लोग जान लेते हैं और फिर हम जानते हैं कि ये हमारी अर्थ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। द सोलर एनर्जीज आर कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखा जाए कि अगर सन नहीं है, सनलाइट नहीं है या क्लोरोफिल नहीं है तो ये प्रोसेस हमारी इम्पॉसिबल है। तो कहा जा सकता है कि एक तरह से सनलाइट की एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, यानी कि बिना सनलाइट के ये पॉसिबल नहीं है, और हमारा जो सनलाइट है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हमारी ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया जा सकता। कैसे, ये हम बता रहे हैं। अभी तो आप लोग ये सोचेंगे भाई क्या अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड खाना नहीं खा पाएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन किस तरह आगे क्या होता है ये अभी आपको आगे पता चलेगा। In the absence of the photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends on the foods of the plants. क्योंकि रीज़न ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम ये जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो जो लिया तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनता है या उसको स्टार्च भी कहते हैं, वो बनता है, प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है और वाटर भी निकलता है। तो ये इसके 3 प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट तो एज ए फूड प्लांट्स के काम आ जाता है, स्टार्च यानी कि, और लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी रेस्पिरेशन के लिए निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन इसीलिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है, हम नहीं होंगे और ना एनिमल्स होंगे, यानी कि हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे। और फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस नहीं होती है तो सर्वाइवल नहीं होगा। इस बात को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो फिर हम लोग भी नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, इस बात को यहीं रोकते हुए जो इस पेज में पीछे अलग से एक बताया गया था उसको ले लेते हैं। ठीक है, ये सेल्स को अलग से बताया गया तो आप लोग ये अलग से पढ़ लीजिए। अभी हम वहाँ तक बात रख रहे हैं अपनी कि हमारे सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगी तो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सेल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, तो सेल्स की बात करें तो ये समझाना चाह रहे हैं कि सेल्स हमारी बॉडी की जो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो एनिमल्स बॉडी हो, तो वो सबसे छोटी यूनिट सेल से मिलके बनती है। ठीक है, जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग बनती है और उसके छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं, ईंट होते हैं, उससे वो बॉडी बनके बिल्डिंग बनके तैयार होती है। उसी तरह सेल्स सिमिलर हैं हमारे, जैसे कि ब्रिक वैसे ही सेल्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी पूरी बॉडी बनती है। अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये इतने टाइनी होते हैं कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते, तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो इससे सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, और बीच में ये न्यूक्लियस और अंदर साइटोप्लाज्म। बस इसमें आपको छोटा सा ये बता दिया गया है कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है, और ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। इन्हीं के मिल के बनने से हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। तो अगर हमारी बॉडी की यूनिट पूछा जाए तो कौन होगा? सेल्स होंगी। ठीक है, अब पॉइंट पे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम ऑक्सीजन बात कर रहे थे कि ये ऑक्सीजन क्या है। पहले इसको देख लेते हैं कि इन्होंने क्या यहाँ पे बताया। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लीव्स के अलावा भी अगर कोई भी ग्रीन प्लांट्स है, यानी कि उसकी ब्रांचेस ग्रीन है या उसका ट्रंक या उसका स्टेम ग्रीन है, तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा क्योंकि MCQs में ये सब पूछ सकते हैं। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल्स। अब डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ताकि उनमें लीव्स चेंज हो जाती हैं स्पाइन्स लाइक लीव्स में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ना हो और वाटर का लॉस ना हो। ठीक है,
इसलिए आपको ट्रांसपिरेशन भी बढ़ाया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वो बैलेंस करता है जो भी हमारे बहुत उसके फंक्शन होते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है, लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका ये भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये हमारे बॉडी के, जो प्लांट की बॉडी होती है उसका टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात ट्रांसपिरेशन की नहीं हो रही, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किस पार्ट में हो सकती है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए जो इसके लीव्स हैं स्पाइन लाइक हो गई हैं, लेकिन उनमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। अगर वो ग्रीन है, उनमें क्लोरोफिल है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने ऑक्सीजन वाले पॉइंट पे कि फोटोसिंथेसिस हमारी अर्थ के लिए, सर्वाइवल के लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये नहीं होती है तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की, उनकी केमिकल रिएक्शन किस तरह होती है, क्या होता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो सीधा रिएक्शन पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट फूड के लिए एज अ फूड यूज़ हो जाता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए, एनिमल्स के लिए निकल के आ जाता है, ठीक है। अब ये आपकी लीव दिखाई गई है, लीव में बताया गया यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। ये अभी हमने बात की थी ना स्टोमेटा की, तो देखिए ये स्टोमेटा की इन्होंने ये दिखाया है, यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं, ये इस तरह से इसको देखा गया माइक्रोस्कोप में। ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। और ये जो इसको क्लोज कर दी हैं गार्ड सेल्स, बंद कर देती हैं और खोल भी देती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, गार्ड सेल्स कहलाती हैं। ये आपके लीफ को जब हम कट करेंगे, अंदर सेक्शंस को देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमें ये मिलेगा क्लोरोफिल, और ये यहाँ पर हमें मिलेंगी गार्ड सेल्स, और ये हमें मिलेगा स्टोमा। सेक्शन ऑफ लीफ यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ये पूरा दिखाया जा रहा है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। यहाँ भी ज़मीन से वाटर एंड मिनरल्स ले रहा है, और यहाँ पे इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। प्लांट हमारा ये ग्रीन लीव्स है, और यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच रहा है, और यहाँ से इसको लाइट एनर्जी निकल रही है, और यहाँ से ये निकाल रहा है ऑक्सीजन, और क्या निकाल रहा है, अपने प्लांट के लिए फूड। बहुत अच्छा डायग्राम है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ। अब बात करते हैं आगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स में स्टार्च दिख रहा है तो वो बता रहा है कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। स्टार्च क्या है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड्स होता है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट की बहुत सी यूनिट जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो सिंपल वे में क्या कहें, उसको स्टार्च कहते हैं, ठीक है। या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, किसी के भी नाम से आपको ये मिल सकता है। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. यहाँ पे देखिए अभी हमने बात की थी ग्रीन की, पिगमेंट की, क्लोरोफिल की। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर कलर ग्रीन नहीं है तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डीप रेड में भी होगा। क्लोरोफिल का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन क्लोरोफिल का ABC चीज़ें आ जाती हैं, उसके साथ कुछ और एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाती हैं, लेकिन उसमें डीप रेड में भी उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। अगर वॉयलेट है तो भी फोटोसिंथेसिस होगी, ब्राउन लीव्स हैं तो भी फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये अगर मिसकंसेप्शन हो कि सिर्फ ग्रीन में ही फोटोसिंथेसिस होती है तो ये यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, वरना हमारे जो टोमेटो हैं और भी चीज़ें जो जिनकी लीव्स भी डीप रेड हैं तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? नहीं, ऑब्वियसली होगी, और तभी उनका सर्वाइवल है, वरना वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अभी हमने बात कर ली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। अब हम बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें स्टार्च बताया गया था, स्टार्च बनता है लीव्स में, वो हमें दिखता है। और अगर लीव्स में स्टार्च दिख रहा है तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ऑब्वियसली, बल्कि कंफर्म है कि इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चेक करना है, 2 पॉट्स ले लेना है, और उसमें एक पॉट को तो प्रॉपरली सनलाइट देना है, और एक पॉट को आपको 72 आवर्स उसको ब्लैक में रख देना है, मतलब ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देना है, ताकि उसमें ज़रा सी भी सनलाइट नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद उसको आपको चेक करना है। तो जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे
आप देखेंगे कि जो जिनमें आयोडीन टेस्ट आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसमें आपका स्टार्च है तो वो जो आपकी सनलाइट की प्रेजेंस पे रही थी उसमें स्टार्च होगा और वो आपको प्रॉपरली कलरेशन देगी और बताएगी कि उसमें स्टार्च है। लेकिन जो हमने 3-4 डेज़ के लिए रख दिया था अंदर तो उसमें आपका आयोडीन टेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा। लेकिन अगर आप वापस उस प्लांट को लाएंगे और उसको फिर से आप सनलाइट की प्रेजेंस पे रख देंगे तो वापस से वो पूरा प्लांट सही हो जाएगा और जब उसमें आप फिर टेस्ट करेंगे तो वो आपको मेंशन करेगा, यानी कि उसमें फिर से रिएक्शंस होने लगेंगी और स्टार्च फॉर्म हो जाएगा, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक्टिविटी हमारी हो गई। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव अ क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट पहले हम आपको बता चुके हैं कि ऑब्वियसली जो ग्रीन नहीं है उसमें भी क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स। इन लीव्स में भी क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब इन्होंने बात की है कि अगर हम देखें कि ग्रीन पैचेस हमने बहुत सारा पॉन्ड्स हैं उनमें देखा है किनारे किनारे बहुत सारे ग्रीन पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, तो और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ हो जाती हैं। तो क्या होता है कि वो एक्चुअल में है क्या, उनका नाम दिया जाता है, वो एक तरह के लोअर प्लांट्स होते हैं, उनको नाम दिया जाता है एल्गी। और ये ग्रीन कलर किसका होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट का होता है, जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करती है, यानी कि अपना खाना खुद बनाती है, यानी कि हम कह सकते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफ्स है, या वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या हम कह सकते हैं एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे बात की जा रही है कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में किसके बने हुए होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बने हुए होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। ठीक है, तीन यहाँ पे चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो फूड कंपोनेंट्स है, आपने पीछे भी पढ़ा था चैप्टर की शुरुआत में कि प्रोटीन्स और फैट्स के भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की तो हमने बात कर ली कि वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं। लेकिन प्रोटीन में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स के केस में हमारा नाइट्रोजन स्पेशली एक एक्स्ट्रा मेटल है जो कि नॉन मेटल है नाइट्रोजन, तो वो होता है। ठीक है, तो अब ये बात आ रही है कि अभी यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे। ठीक है, कैसे बने हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उसमें कार्बन आया होगा और वाटर के थ्रू हाइड्रोजन आया होगा और फिर ऑक्सीजन बनी, O2 बना। ठीक है, लेकिन अब बात है यहाँ पे नाइट्रोजन कैसे, प्रोटीन हमारा जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड बन जाता है तो उसमें नाइट्रोजन कहाँ से आता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ की, जो हमारा पूरा अर्थ है, अर्थ में क्या है, गैशियस अर्थ में क्या है, हमारी गैसेस हैं बहुत सारी। तो उसमें 78% हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो फ्री है। ठीक है, तो वो कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू, ठीक है, वो कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू हमारे प्लांट्स में पहुंचती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होती है वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और भी बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, तो वो उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसके थ्रू वो नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में उसको चेंज कर देते हैं और उसके थ्रू ये हमारे बॉडी में पहुंचते हैं और ये प्रोटीन उससे बनता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, यही कह रहे हैं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, गैशियस फॉर्म में, और वहाँ से हमारे उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और उसे फिर फिक्स करते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, और फिक्स करने के बाद उसे हमारी बॉडी में उस तरह से, यानी कि प्रोटीन्स के फॉर्म में पहुँचा देते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से फ़ायदा नहीं, ये सब जो भी है आपको बता दिया गया। तो एक तो वे हो गया हमारा किससे हमें पहुँचा हमारी बॉडी में, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमारे अंदर नाइट्रोजन पहुँचा। दूसरा, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो यूरिया है, ठीक है, यूरिया हमारा NH2CO NH2 यूरिया होता है,
उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो जब ये यूरिया हमारी सॉइल में डाला जाता है तो उसके थ्रू भी ये हमारी प्रोटीन बनता है। उससे नाइट्रोजन का मतलब ये कि अगर नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोटीन नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन होने से ही क्या बन रहा है, हमारा प्रोटीन बन रहा है, जो कि हमारा एक फूड का कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो ये हमें दो तरह से मिलता है, एक तो हमें फिक्स कर देता है बैक्टीरिया उसके थ्रू, और दूसरा ये हमारे प्लांट में पहुंच जाता है। जब प्लांट में पहुंच जाता है, जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है। और दूसरा हमारा फर्टिलाइज़र के थ्रू ये भी बॉडी में पहुंच जाता है प्लांट की। ठीक है, तो द सॉइल इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह जो हमारा प्लांट है उसकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि हमने कैसे पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को किया और क्या साइट्स होती हैं उसकी, और किस में ये पॉसिबल है, किस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो रही तो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में यही कह रहे हैं, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। ठीक है, तो उसके बाद ही जब ये नाइट्रोजन प्रॉपरली प्लांट के अंदर पहुँच जाती है तो वो उससे प्रोटीन बना लेते हैं और वाइटामिन्स बना लेते हैं। ठीक है, हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं जिसमें प्रोटीन्स होते हैं और वाइटामिन्स होते हैं, तो वो इसी के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाती है। तो आज तक का ये आपका एक पार्ट था इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट का, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगले लेक्चर में हम अदर पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।